मित्रों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज की जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं कह सकते, इस देश का सबसे बड़ा बहुत बड़ा एक मुद्दा है क्योंकि एक इस देश में निवास करने वाला एक ऐसा समुदाय जिसको एक आरक्षण के दायरे में उसको रखा गया था, उससे उनको एक आर्थिक लाभ भी हो रहा था। आर्थिक लाभ का मतलब सरकारी संस्थाएँ जो थीं उनमें उनको रिजर्वेशन मिलता था और रिजर्वेशन से उनको थोड़ा-सा हेल्प मिलती थी ताकि जो उसके अंतर्गत एससी, एसटी के अंतर्गत आने वाले जो कैटेगरीज़ हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, जो ये सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनको थोड़ा-सा उनको हेल्प मिलती है, रिजर्वेशन है। तो आइए उस रिजर्वेशन पे एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसने 7 जस्टिस बेंच के माध्यम से। तो उन फैसले के थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा विस्तार थोड़ा-सा एक संक्षेप में उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि उसका प्रभाव अगर एससी, एसटी के अंतर्गत किस चीज़ों पे, किन मुद्दों पर पड़ने वाला है, किन विषयों पे पड़ने वाला है, इसका हम विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं और आपको उस चीज़ों को डेटा कुछ मैं आपके सामने रखा हूँ, इस डेटा पे स्पष्ट विवरण जो है आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर जो 7 जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में वो कौन थे और उनका शुभ नाम क्या हो सकता है। तो आइए मैं डेटा की तरफ बढ़ता हूँ। तो देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया, यानी 6-7 जस्टिस में से एक जस्टिस जिनका समर्थन इस फैसले में नहीं था, बाकी 6 लोगों का ये फैसला है। सोचिए इतने बड़े समुदाय का, जो इस देश में एससी, एसटी के अंतर्गत आने वाली इतनी बड़ा एक जनसैलाब, एक समुदाय है, उसका फैसला मात्र 7 लोग कर रहे हैं, वो भी टेबल में बैठे हुए, वो भी एक चंद पार्लियामेंट की हाउस में ही बैठ कर के फैसला लेते। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर आप करेंगे तो आपको आज भी वो चीज़ें महसूस होंगी कि आज भी वो वक़्त है, आज भी वो समाज जो आज भी दबा हुआ है। तो थोड़ा-सा जो जज थे, चीफ ऑफ जस्टिस थे, उनका नाम मैं आपको आपके सामने रख दे रहा हूँ। जो सबसे चीफ ऑफ जस्टिस जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। उसके बाद जो जस्टिस बी आर अ, गवई जी हैं, जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं, चौथे नंबर पे हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी हैं, 5वें नंबर की जो जस्टिस हैं वो हैं पंकज मित्तल जी हैं, 6वें नंबर पे जो जस्टिस हैं वो हैं मनोज मिश्रा जी, 7वें नंबर पे जो जस्टिस हैं वो सतीश शर्मा जी हैं। तो इस 7 संवैधानिक पीठ ने ये जो फैसला लिया है कि अब एससी, एसटी के अंतर्गत आने वाली वो जातियाँ जो गरीबी रेखा के उस पैमाने को पार कर चुकी हैं, अब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्यों नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा-सा मैं आगे इस चीज़ के बारे में इसके विषय में आपको आगे बताऊँगा। तो एससी, एसटी रिजर्वेशन के अंतर्गत क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी एससी, एसटी को भी अब अ, उप उप वर्गीकरण किया जाएगा, उनकी जातियों को भी तोड़-तोड़ के कई खंडों में विभाजित किया जाएगा और उनमें देखा जाएगा कि किनकी आर्थिक आय जो होती है, जो जिनकी अच्छा क्रीमी लेयर के अंतर्गत वही लोग आएँगे, जिनकी 8 लाख की वार्षिक आय जो होती है, वो कम होगी। 8 लाख से अगर आपके अधिक आय आपके पास है, तो आप आरक्षण का लाभ नहीं पाएँगे, सीधी-सी भाषा में। और अगर आपके पास 8 लाख से कम की आय है, तब आप आरक्षण के लाभार्थी होंगे। लेकिन अगर जिनका एग्ज़ाम्पल थ्रू अगर हम देखते हैं, तो जिन लोगों के परिवार के लोगों की कुल वार्षिक आय 8 लाख के ऊपर होगी, वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएँगे, यानी वो आरक्षण के भागीदार नहीं होंगे। एग्ज़ाम्पल थ्रू जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरशाह जो होता है, जिन एससी, एसटी में भी अगर जो आईएएस, आईपीएस, बैंक ऑफिसर, डिफेंस रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके नीचे आने वाली जो आपका फैमिली है, आपके जो बच्चे होंगे, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्योंकि आपके जो आप फिर स आपको अगर फिर आपके बच्चे जो अगर एग्ज़ाम्स देंगे, फाइट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो जनरल कोटे में जनरल कोटे में आपको फाइट करेंगे, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा सामान्य सीट में। तो ये उनके लिए है। तो क्या धीरे-धीरे ऐसे भी ये शंकाएँ इससे भी लग रही हैं कि क्या लगता है कि ये जो फैसला है, ये राजनीतिक तौर से भी लिया गया है या फिर इसे कह सकते हैं कि जो आरक्षण एक पैमाना है, तो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का जो पैमाना है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये भी जो कि दलित समाज के जो शुभचिंतक है, जो इस समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर भी ये संभावनाएँ अब लग रही हैं कि जो सरकारें जिस चीज़ पे क्योंकि जो 2004 में दिए गए 5 जजों का ये फैसला था, उसमें भी
ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार में इस फैसले को रखा गया था कि ऐसे ही साइक्री जो SC/ST के अंदर जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। तो इस पे जब फैसला आया था 2004 में, ये जो याचिका उसमें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 5 जजों की जो पीठ थी उन्होंने इस फैसले को खारिज कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी जो उनको SC/ST के अंतर्गत जो समाज है उसको आज भी सोशल डाइवर्सिटी का सामना करना पड़ता है। समाज में एक अछूत कह सकते हैं कि आज भी कहीं न कहीं कुछ लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुद्दा इस सबसे बड़ी बात का ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब इतना एक्टिव हो गया है कि इसको SC/ST के अंतर्गत ही जो अब ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, या फिर उनके लिए कुछ और भी योजनाएं लानी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो ये डीवाई चंद्रचूड़ जी और जस्टिस BR गवई, जो कि SC समाज के जो एक जज है सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये मानना है कि जो SC समाज में जो पिछड़ा जो एक अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, उनको अब अधिक लाभ देने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें ऐसी, ये सुप्रीम कोर्ट जब इस मुद्दे पे इतना गहन, जो कि देश का सबसे बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अगर आज भी अगर आप देखेंगे, अगर रिपोर्ट्स उठा के अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर अपराध की श्रेणी में अगर सबसे ज़्यादा जिनका शोषण होता है जातिगत, अगर उसके हम अगर कह सकते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा SC और ST समाज के लोगों का आता है। सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर होते हैं महिलाओं के, तो सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी के महिलाओं का होता है, क्योंकि उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। शायद अगर पूरा सिस्टम अगर खंगाल के आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं हर एक सिस्टम में, आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जो आपके गाँव का एक जनपद में एक जो एक ब्लॉक के अंतर्गत जो एक थाना क्षेत्र होता है, उस थाना क्षेत्र में अगर आप सर्वे करते हैं, जिसमें उसमें पोस्ट होती हैं कांस्टेबल की, हवलदार की, इंस्पेक्टर की, दरोगा की, जो भी होता है, थाना अध्यक्ष की, उसमें अगर आप कास्ट वाइज अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मुश्किल से मुश्किल 1% भी आपको अगर हो सकता है, तो वो जो कांस्टेबल लेवल पे एक आध सिपाही उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा उसमें अपर लेवल जनरल कोटे के लोग आएँगे, OBC के लोग आएँगे। उसमें क्यों? क्योंकि आज भी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है SC/ST समाज के लिए। अब अगर इसमें एक फैसला सही भी है और इसका उपयोग भी हो सकता है, लेकिन दूसरा फैसला यहाँ पे एक चीज़ है कि जिनके बच्चे, स्पष्ट भाषा में थोड़ा-सा मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो IAS, IPS यानी SC/ST के जो लोग हैं, अगर IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, तो इनके बाद इनके ऊपर आरक्षण खत्म हो जाता है। चाहे इनकी अब एक पीढ़ी ने IAS, IPS कर लिया, सेकंड वाली अगर इस पोस्ट को अचीव नहीं कर पाई, चाहे कर पाए या ना कर पाए, आपको इसके आरक्षण का जो लाभ होता है वो खत्म हो जाए। अब मैं इस चीज़ का थोड़ा-सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि आज के वक़्त में सरकारी संस्थाओं को सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियाँ हो रही, तो उसमें आरक्षण का लाभ कहाँ मिल रहा है? ये चीज़ तब सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे फैसला क्यों नहीं लेती है? और सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं आदेश जारी करना चाहिए कि दलित बस्तियों के कुछ ऐसे जो युवा होते हैं, जिनको आर्थिक स्थिति से वो गुजरते हैं, उनके ऊपर जो उस ज़िले में, जनपद में जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए क्यों गाइडलाइंस नहीं आती है कि आप उन गलियों की, उन बस्तियों की जाकर के आप वहाँ पे निरीक्षण कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए। क्या लगता है कि केवल चंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ कर के इस इतने बड़े समुदाय के समाज का जो एक समस्या होती है, और एक मेरे हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ, तो आरक्षण जो है ये बस माध्यम है। माध्यम क्या है कि जिससे अगर आप देखते हैं, तो जनरल कोटे की जो सीटें आती हैं, और उसके बाद SC की आती हैं, फिर उसके बाद ST की आती हैं। SC की आती हैं, फिर अब इसमें जो सीटें आती हैं, आरक्षण का लाभ क्या होता है, इसकी थोड़ा-सा आप समझिए। जनरल की जो सीटें आती हैं, मान लीजिए इसकी 50 सीट आ गई, उसके बाद SC की मान लीजिए आपकी 10 सीट आ गई, उसके बाद इसकी 5 सीट आ गई। अब समस्या इस बात की ये है कि अगर ये 10 में से 1 सीट मान लीजिए कोई अगर संपन्न परिवार का है, अगर वो 1 सीट ले रहा है और 9 सीट तो बच रही हैं अभी, तो 1 सीट तो यहाँ पर चली जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें अगर धीरे-धीरे इधर भी आती हैं, तो कहीं न कहीं जो इस पैमाना जो होता है, जो अगर मान लीजिए हर कोई इसमें आपको सरकारी ये ऑफिसर तो नहीं बन पाएगा, 100 में से मात्र 1 आदमी बन पाता है। और SC समाज में अगर हज़ारों में आप देखेंगे, तो किसी एक 500, 400, 600 गाँव भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, तो उसमें से मात्र 10-5 की मात्रा में सरकारी सर्वेंट आपको मिलेंगे। बाकी लोग जो आता है, वो प्राइवेट सेक्टर में घिसते हुए मिलेंगे, संघर्ष करते हुए मिलेंगे। इन चीज़ों का आप विश्लेषण आप कर सकते हैं।
तो इसका बस इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सीटें जो आ रही हैं इसमें जो युवा हैं वो 10 सीटें ये एससी कैटेगरी में ही आएंगी, और अगर आरक्षण ऐसा नहीं हुआ तो फिर यही 10 सीटें इसमें आ जाएंगी, इसमें जनरल कोटे में, यानी सामान्य कोटे में हो जाएंगी। तो फिर अगर इसमें क्या होता है कि अगर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं भी सेंधमारी की हो जाती हैं, और यूपीएससी कभी कभी ऐसे कैंडिडेट को भी कुछ ऐसी वहाँ से जानकारियाँ आती, क्योंकि ये सीटें जो हैं वो खाली चली जाती हैं, और वहाँ से हवाला क्या मिलता है कि ये जो कैंडिडेट जो आते हैं एससी के अंतर्गत या एसटी के अंतर्गत जो आते हैं वो योग्यवान नहीं, तो वो उतनी एलिजिबिलिटी नहीं रखते, जो योग्यता को नहीं रखते हैं जिससे इन सीटों को भर दिया जाए, ये भी होता है। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड के बाद भी उनको सारी ट्रेनिंग मिलती है, और अगर ये सीटें यहाँ पर नहीं भर रही हैं तो ये भी सोचने वाला एक विषय है कि आखिर क्यों नहीं भर रही हैं, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, इस पे भी रिसर्च करना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो शिक्षा मंत्री होते हैं, उनको भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये आज भी एक हिसाब से फैसला, थोड़ी सी मैं सहमति इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो संपन्न परिवार हो जा रहा है, ठीक है मान लेते हैं, उसको उस आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन क्या धीरे धीरे जैसे जैसे इस चीज़ें डेवलपमेंट होगी, वो चीज़ें, आरक्षण का जो दायरा होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जो आरक्षण रिजर्वेशन एक माध्यम बस है, आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ कहाँ मिला है? सरकारी ए ग्रेड की केवल नौकरियों में बहुत ही संघर्षशील लोग जाते हैं, या बहुत गिने चुने लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी जो नौकरियां हैं, बाकी जो पद हैं, उनमें भी उनको तो लाभ मिलना चाहिए, और बस ये एक माध्यम है। अगर ये माध्यम नहीं रहेगा तो ये जो सीटें 10 सीटें जी आ रही हैं, एससी कोटे में आ रही हैं, वो भी जब समाप्त हो जाएंगी तब इससे सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक चीज कही गई है कि आरक्षण का जो सबसे ज्यादा अगर लाभ कोई ले रहा है तो वो गिनी चुनी जाती है, यानी जो सबसे ज्यादा सरकार का विरोध करती है या फिर अपने ऊपर अब उभरते हुए, जैसे कि नगीना से जो लोकसभा सांसद जो हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि अभी युवाओं में एक उभरता हुआ एक कह सकते हैं कि दलित समाज के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव लीडर कह सकते हैं, बहुजन नायक के रूप में उनका एक नाम चल रहा है, जिसको नेशनल मीडिया भी कवर कर रही है। तो कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार के दबाव में ये फैसला लिया गया है, या फिर कोई राजनीति, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने स्वेच्छा से इस चीज को ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अपना फैसला दिया है, या फिर ये भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कल ये फैसला आया हुआ है और इस पे बहुत सारी याचिकाएं मुझे लगता है कि आएंगी, और आज का भी दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से बहुत लोगों का क्योंकि जो आरक्षण का जो कह सकते हैं जो खतरा मंडरा रहा है, क्या लगता है कि जो अगर पूरा सिस्टम का आप एनालिसिस करते हैं तो आपको लगेगा कि पूरे सिस्टम में अगर देश की सारी आर्थिक देश की जो इकोनॉमिकल जो संस्था होती है, बैंक की जो संस्था होती है, डिफेंस की जो संस्था होती है, एजुकेशन की जो संस्था होती है, उनमें अगर जातिगत आप डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत ही 0.5% या 1% के आसपास भी, वहां तक भी उनकी भागीदारी उसमें नहीं होगी। तो इस पर क्यों नहीं एक्शन लेता सुप्रीम कोर्ट? तो मैं कहीं न कहीं अगर बहुत सारे इस पे जो गंभीरता इस पे लेने की ज़रूरत है, और वायलेंस नहीं करिएगा अपनी चीज़ों को, मैं इस वायलेंस करने के लिए मैं आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज़ क्या है, क्या इस पे भी आप कानूनी तरीके से इस पे आप जो होंगे, जो बहुत ही ज्ञाता होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले जो एससी समाज के भी बहुत से ऐसे लोग, एससी के लोग भी हैं, जो इस पे अभी याचिकाएँ देंगे और इस पे बहस होगी। और जो ये 8 लाख के ऊपर की जो आय जो होगी वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक आय जो 8 लाख से ऊपर होगी, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। और उसके बाद तो कुछ 2004 में भी यही फैसला, ये जो याचिका इसी के ऊपर दायर की गई थी कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुके हैं। लेकिन क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही आरक्षण को हटा दिया चाहिए? क्या उनको समाज में वो जो बराबर का जो सम्मान मिल रहा है उनको मिल रहा है? क्या उनके, अगर आप बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं, क्या उनके ऊपर भी जो भूमिगत वो मजबूत है? क्या उनके पास भी कई एकड़ जमीनें हैं? क्या कई बीघा जमीनें हैं? ये भी देखनी चाहिए। और ये बहुत सारे ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं जिस पे अभी बहुत सारी चर्चा होने की ज़रूरत है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही एक छोटी सी जानकारी लेकर आया था आप लोगों के लिए। चैनल अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम अंबिका है, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।